जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रिसेंट में पहलगाम में जो टेररिस्ट ने एक कायरतापूर्ण अटैक किया जिसमें निर्दोष बेगुनाह लोगों की जान गई है, तो उसके अगेंस्ट एक्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, वहां पे कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पब्लिक का भी सपोर्ट रहता है, उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है उसमें यह डिसीजन लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 से एग्जिस्टेंस में है, उस इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा बाकी और भी कई डिसीजंस लिए गए हैं, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज के इस सेशन का पर्पस है इंडस वाटर ट्रीटी को डिटेल में स्टडी करना। इस डिटेल्ड एनालिसिस में व्हाट वी विल सी द ओरिजिन ऑफ रिवर इंडस, कि रिवर इंडस का ओरिजिन कैसे होता है, रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रिवर इंडस की सबको याद रहती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, बट अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो तो आपसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी पूछ सकता है, तो हम वो भी देखेंगे किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आती है, क्या रोल था इसमें इंडिया और पाकिस्तान के द देन लीडर्स का, तभी जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक का, इस ट्रीटी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या पास्ट में डेवलपमेंट हुए, और अभी रिसेंट में कल जो डिसीजन लिया गया इसका क्या रिपर्कशन होगा, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज। एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको इंडस वाटर ट्रीटी के डिटेल्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, और साथ ही सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। लास्ट में मैं सेशन के एंड में तुम्हारे साथ क्वेश्चन भी अटैच कर दूंगा सो दैट तुम उसका आंसर कर सको। ओके, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी तरफ से, पूरी स्मार्ट आईएएस फैमिली की तरफ से, स्मार्ट आईएएस टीम की तरफ से, जिन निर्दोष लोगों ने, बेगुनाह लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवाई इस टेरर अटैक में, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम प्रे करते हैं कि उनकी फैमिलीज को, जो दिवंगत आत्मा है, उनकी जिंदगी तो जा चुकी है, उन्हें शांति मिले, और जो उनकी फैमिलीज हैं उन्हें स्ट्रेंथ मिले कि वो इस दुख की घड़ी में लड़ सके। अपनों को खोने का जो दर्द होता है, उस दर्द की भरपाई कोई शब्द नहीं कर सकता है, कोई कॉन्डोलेंस नहीं कर सकता है, बट भारतवासी होने के नाते, भाईचारा दिखाते हुए, एक दूसरे के बंधु बने रहते हुए, वसुधैव कुटुंबकम पे हम बिलीव रखते हैं, और ये तो हमारे भारतवासी हैं। कुछ फॉरेनर्स हैं जिनकी भी अनफॉर्चुनेटली जान गई है, तो उन सब के परिवार वालों के लिए हमारी सांत्वना है, श्रद्धांजलि है दिवंगत आत्मा के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे तरफ से हर बार की तरह इस बार भी पूरा साथ है, हर भारतवासी का साथ है कि जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मेजर्स हो सकते हैं वो डिसीजन ले गवर्नमेंट, ताकि इस टेररिज्म पे, जो हमारे पड़ोसी देश टेररिज्म को जो पनपा रहा है, उसे हमेशा बढ़ाता है, उस पर लगाम लगाई जा सके, हमेशा के लिए लगाम लगाई जा सके, ताकि कोई निर्दोष अपनी जान नहीं गंवाए। ओके, और ऐसा ही फर्ज हर भारतवासी का होना चाहिए। आइए अब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को स्टार्ट करते हैं। कल इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री ने यह स्टेटमेंट दिया दैट इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, जो 1960 की इंडर वाटर ट्रीटी है, विल बी हेल्ड इन अबेयंस, मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए इसको सस्पेंड किया जा रहा है। हेल्ड इन अबेयंस कहने का मतलब कि टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंशन हो रहा है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, तब तक के लिए जब तक कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो कोई क्रेडिबल स्टेप्स नहीं ले टेररिज्म को कंट्रोल करने का। क्योंकि आज तक टेररिज्म को कंट्रोल करने के नाम पर ये दुनिया की आंख में धूल झोंकता आया है पाकिस्तान, कि हमने टेररिज्म को कंट्रोल किया, पर टेररिस्ट इनके सड़कों पे घूम रहे हैं और इस्लामाबाद के चौराहे पर, लाहौर के चौराहे पर पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करते हैं, कई तो इनके पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, खुद इनके आर्मी के जनरल्स भी। तो जब तक क्रेडिबल स्टेप नहीं लेगा तब तक के लिए इंडस वाटर ट्रीटी भारत की तरफ से सस्पेंडेड है। कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह डिसीजन सबके सामने बताया। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस इंडस वाटर ट्रीटी का क्या बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को समझने के लिए पहले हमें इंडस रिवर को समझना पड़ेगा। रिवर इंडस, जिसका नाम सिंधु रिवर भी है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बुला रहे हैं, रिवर इंडस। रिवर इंडस के सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं, तब दोनों साइड ट्रिब्यूटरीज पर जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे साथ कमेंट सेक्शन में अटैच रहेगा, तो आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं।
या प्रिंट करके अपने साथ रख सकते हैं अपने फोल्डर में। ओरिजिन की बात करें तो सिंधु रिवर या इंडस रिवर का ओरिजिन तिब्बत रीजन में मानसरोवर लेक के पास से होता है, जो माउंट कैलाश का पार्ट है। यही लेक मानसरोवर के पास से बाकी कई और नदियां निकलती हैं। आज हम इंडस रिवर की बात करेंगे जिसका ओरिजिन यहां से होता है, और ओरिजिन वहां से होकर ये तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो करते हुए फाइनली इसका माउथ क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, जो कि सर कोरी क्रीक गुजरात या कराची के साउथ में पड़ता है। ये कोरी क्रीक कहां पर है, गुजरात में है, ये चीज याद रखिएगा। इसी के साउथ में अरेबियन सी में इंडस रिवर, सिंधु रिवर जाकर समंदर में मिल जाती है। दैट इज द माउथ ऑफ द रिवर, उसको माउथ ऑफ द रिवर बुलाते हैं, जहां वो मिल रही है फाइनली, फाइनल डेस्टिनेशन। इसके लोकल नेम की बात करें तो तिब्बत में जब इसका ओरिजिन होता है तो इसको सेंगसू बुलाते हैं, सेंगसू, या फिर इंग्लिश में लाइन रिवर, लॉइन रिवर और शेंगसू, ये इसका लोकल नाम है। ये भी याद रखना, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर को रेड रिवर के नाम से बुलाते हैं, और भी एक पॉपुलर नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर का, बताना तुम। अब हम रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे। तो देखो, अभी जैसे मैं खड़ा हूं सेंटर में, तो मेरे माउथ के राइट साइड में क्या हो गया, मेरा राइट हैंड, और लेफ्ट में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। तो रिवर का जो फ्लो है ना, अभी इंडस रिवर ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है, तभी तो यहां मिलेगी अरेबियन सी में, अरेबियन सी यहां मिल रही है कोरी क्रीक के नीचे। और ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो लेक मानसरोवर के पास से, जो हमने अभी देखा, लेक मानसरोवर। सो अब इस तरह से फ्लो हो रहा है, माउथ ये है। तो इस साइड की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी रिवर्स, वो इसके क्या कहलाएंगी, इस साइड वाली ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। और इधर जो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड में, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। सबसे पहली इसकी जो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है, याद रखो ये वाला पार्ट, जो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है जंस्कार रिवर। जंस्कार या जंस्कार रिवर फर्स्ट इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, जिसका वॉल्यूम भी लगभग इंडस रिवर के बराबर ही है या उससे ज्यादा ही हो सकता है। वहीं से ओरिजिन भी होती है, पास से जंस्कार रिवर। बट इसका फ्लो आपको लद्दाख में ही दिखता है, लद्दाख के बाहर इसका फ्लो नेग्लिजिबल है या नहीं के बराबर है। ये इसकी पहली मेजर ट्रिब्यूटरी। फिर बाद में जो फेमस ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है पंजनाद रिवर। पंजनाद मतलब 5 रिवर्स। कौन सी 5 रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इंडस, इनके बैंक पर ही एक ग्रेट सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ था, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बुलाते हैं। इसके बारे में हम हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे फिर से। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। जंस्कार के बारे में याद रखिएगा, एक काफी बड़ी रिवर है, लेकिन तिब्बत में ही फ्लो होती है, पहली मेजर ट्रिब्यूटरी। बाद में फिर ये रिवर ज्वाइन करती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज रिवर जो है, हम इन रिवर सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे, बट अलग सेशन में स्टडी करेंगे। आज इंडस और इंडस वाटर ट्रीटी हमारा पर्पस है, फोकस है। सतलज रिवर भी यही लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, रिवर सतलज इंडस के पास से ही, याद रखना ये। बाकी इन रिवर्स के ओरिजिन और डिटेल्स हम देखेंगे बाद में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पर आए, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है श्योक, गिलगिट, काबुल। हाँ, अफगानिस्तान के जिस कैपिटल काबुल शहर को तुम जानते हो, उस नाम की एक रिवर भी है, नाम क्या है, काबुल रिवर। बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में से एक बड़ी ट्रिब्यूटरी, काबुल, कुर्रम एंड गोमल, ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इवन गाइज, अरेबियन सी में आके जब इंडस रिवर मिलती है ना, और जब रिवर काबुल इसको ज्वाइन करता है, तो देखो कितनी रिवर हो गई, काबुल 1, इंडस 2, पंजनाद 5, तो 5 + 2 7। यहां पे इसको सतनाद रिवर बुलाया जाता है या संतनाथ रिवर बुलाया जाता है, कि 7 रिवर आके इंडस रिवर में मिल, 7 रिवर, इंडस, काबुल और 5 ट्रिब्यूटरी कहां मिल रही है, अरेबियन सी में। सतनाद बुलाया जाएगा यहां पर, सतनाद, 7 नदी, सतनाद। ठीक है, चलिए, ये लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, ध्यान रखना इसको। अब इन लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बेसिस पर हम करते क्या है, मैप अगर आप देखना चाहें तो ये रहा इंडस का मैप, उसके ट्रिब्यूटरीज का मैप, स्पेशली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को लेकर, क्योंकि इंडस और उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रिवर वाटर शेयरिंग पर ही हमारा इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड है। ये रिवर इंडस हो गई, रिवर इंडस, और रिवर इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब झेलम,
ये रही झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास जो सतलज में आखिर मिल रही है बट इंडस की भी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, एंड देन सतलज। तो इंडस रिवर और उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का वाटर शेयरिंग, यही इंडस वाटर ट्रीटी है। यहां पे ये कंफ्यूज नहीं करना एग्जामिनेशन में कभी कि बोल दिया जाए कि इंडस और उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का शेयरिंग इंडस वाटर ट्रीटी है, नहीं, इंडस और उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि ये वाटर ट्रीटी क्यों साइन करना पड़ा। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी का बैकग्राउंड इंडिया की हिस्ट्री में छिपा है 1947 में, सन 1947 जब भारत देश का बंटवारा हुआ। भारत देश का बंटवारा होता है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया का बंटवारा हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान। तो हमने तो उनकी बात मानकर, कुछ मजबूरी में, ज्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, तभी के हालात ऐसे थे, एक देश तो बनने दिया और हमसे जितना हो सकता था उनको पैसा भी दिया, रिसोर्सेस भी दिए। इवन रिवर्स, ये जो रिवर है इंडस और उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इंडिया होकर क्रॉस कर रही है, तो हमने इतना भी ख्याल रखा कि ये रिवर का पानी पाकिस्तान तक पहुंचे, ताकि जो लोगों ने पाकिस्तान में रहना चूज किया उनके घरों में पानी मुहैया हो सके, उनके खेतों में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो लगा सके। हालांकि वो डेवलपमेंट के नाम पे आतंकवाद बाद में फैलाएंगे ये हमें पता नहीं था, पर हमने इस चीज का सम्मान किया, शुरू में पानी जाने दिया। हालांकि फिर पाकिस्तानियों ने अपना रंग दिखाना बड़े जल्दी शुरू कर दिया था और 1942 में ही जब इंडिया पाकिस्तान के बीच के रिलेशन खराब हो रहे थे, तो टेम्पररली एक छोटे टाइम के लिए, ब्रीफ टाइम के लिए, इंडिया ने पानी को रोकने के बंदोबस्त शुरू कर दिए थे। अब जब इंडिया ने पानी को रोकने के बंदोबस्त शुरू कर दिए तो पाकिस्तान हर बार की तरह कहां पहुंच गया? यूनाइटेड नेशंस, कि भाई इंडिया तो हमारे साथ गलत कर रहा है। और तभी हालात ऐसे थे कि यूनाइटेड नेशंस में जो नेशन है या फिर बाकी यूरोपियन नेशन है, वो इंडिया और पाकिस्तान के हर मैटर में अपनी नाक घुसाते थे। यूएसए एक बेस्ट एग्जांपल है। जब पाकिस्तान यहां पे टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड हुआ है, अभी तक ट्रीटी नहीं हुई है, बस टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड करने का डिसीजन लिया गया था। तो पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशन पहुंचता है तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से अब बात क्या होगी? वर्ल्ड बैंक मीडिएशन करने आएगा। यूनाइटेड नेशन के पास पाकिस्तान पहुंचेगा और मीडिएट करने कौन आएगा? वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का रोल कैसे शुरू हुआ? तो उसके लिए एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, हिज नेम इज डेविड लिलेंथल। डेविड लिलेंथल, ही वॉज द फॉर्मर हेड, पहले ये हेड था यूएसए की एक फेमस रिवर अथॉरिटी प्रोजेक्ट का। कौन सी रिवर अथॉरिटी प्रोजेक्ट? टेनेसी रिवर अथॉरिटी प्रोजेक्ट, यूएसए का। अब यूएसए को तो नाक घुसाने की आदत थी। आजकल इंडिया यूएसए के जो रिलेशन है तो वो इंडिया के फेवर में दिखते हैं, बट पहले कई दशकों तक, कई सालों तक यूएसए का ज्यादा इंक्लेशन पाकिस्तान की तरफ रहा था, फॉर ऑब्वियस रीजन कि यूएसएसआर को डिस्टर्ब कर सके। तो यूएसए में ही जो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है, उसके फॉर्मर हेड डेविड लिलेंथल, इसने क्या किया? इंटरफेयर किया। इसने स्टडी की और इसने अपने स्टडी में एक रिपोर्ट सबमिट किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर को लेकर, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी के रिवर्स को लेकर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रिवर्स को लेकर, वाटर को लेकर ऐसे कंडीशन है कि वॉर हो सकता है और ग्लोबल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वॉर को टाल दिया जाए। तो वॉर हो सकता है और इस वॉर को टाल दिया जाए, इसलिए वर्ल्ड बैंक मीडिएशन करने आ जाता है। चौधरी बनने लगते हैं कि हम जाएंगे, प्रॉब्लम सुलझाएंगे। चौधरी बनने की आदत यूरोपियन नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की या वर्ल्ड बैंक इनकी थी ही। वर्ल्ड बैंक आएंगे मीडिएट करने के लिए और इंडियंस, पाकिस्तानीज एंड वर्ल्ड बैंक के इंजीनियर की एक कमेटी बैठेगी, उनकी एक वर्किंग ग्रुप बैठेगी और ये वर्किंग ग्रुप या वर्किंग कमेटी जो 1952 में फॉर्म हो रही है वो अपना काम करेगी और फाइनली 1960 में आकर एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। इसी रिपोर्ट के बेसिस पर, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे और बाकी जो डेलीगेट्स थे वो इन्वॉल्व थे, इन लोगों के रिपोर्ट के बेसिस पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन किया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी। अब हम 1960 तक पहुंचते हैं। सो 1960 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर बीच में जो है हीज अयूब खान, पाकिस्तान के तभी के प्रेसिडेंट थे, जनरल अयूब खान। और वो जो थर्ड पर्सन है वो है वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट WAB इलिफ। इन तीन लोगों ने मिलकर कहां पर? कराची में, पाकिस्तान में। पंडित नेहरू कराची गए थे, कराची विजिट की उनकी तस्वीरें हैं, आप अगर हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखना चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर, तीनों के हस्ताक्षर हैं, तीनों के,
इन तीनों ने मिलकर एक सिग्नेचर किया एक ट्रीटी पर, जिसको बोला क्या गया, इंडस वाटर ट्रीटी। कब साइन हो रहा है, सितंबर 1960 में। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यह ट्रीटी अप्रैल 1960 से रेटिफाई हो जाती है। इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से और खुद वर्ल्ड बैंक के सिग्नेटरी होने से एग्जिस्टेंस में आता है। यह चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक इज ए सिग्नेटरी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो कल जो इंडस वाटर ट्रीटी में चेंज आया है, जो रिसेंट डेवलपमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, यह मुद्दा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं रहेगा, इसमें कई इंटरनेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट देयर इन्वॉल्वमेंट एज वेल, हम उन सब का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। ये ट्रीटी एग्जिस्टेंस में तो आ गया। अब इस ट्रीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर को शेयर करना, जिसका प्रोपोर्शन 80:20 है। मतलब 80% किसके पास, पाकिस्तान के पास, और 20% के अराउंड वाटर किसके पास, हमारे प्यारे भारत के पास। ये 80:20% का शेयर है लगभग इंडस और उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के वाटर शेयरिंग को लेकर, एज पर दिस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें डिवीजन इस तरह से किया गया कि इंडस की जो ईस्टर्न रिवर्स होंगी, ईस्टर्न रिवर कहने का मतलब क्या, कि ये रही रिवर इंडस, इसको पहले ज्वाइन किया झेलम ने और चेनाब ने, तो झेलम चेनाब ये है रिवर इंडस, झेलम चेनाब, ये तीनों हो जाएंगी, ये तीनों क्या कहलाएंगी, वेस्टर्न। और हम लोग अलग से अगर और बाकी 3 रिवर को कर लें, अलग से कर लें, तो झेलम चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 3 रिवर क्या कहलाएंगी, ईस्टर्न। इस तरह से वाटर शेयरिंग किया जाएगा। सो ईस्टर्न रिवर, रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों का पानी इंडिया के यूज के लिए रखा गया। इट वॉज एलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज। हाँ, ये टर्म सही है, यही टर्म यूज किया जाता है। टर्म क्या यूज किया जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। हालांकि उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडिया करेगा ईस्टर्न रिवर का, याद रखना, ईस्टर्न रिवर का, वेस्टर्न का नहीं, वेस्टर्न का पाकिस्तान करेगा। लेकिन कुछ लिमिटेड कंडीशंस होंगे इंडिया के ऊपर, जब इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करेगा। लिमिटेड कंडीशन इंडिया के ऊपर भी रहेंगे कि हम अनरिस्ट्रिक्टेडली वाटर को यूज तो कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा ना करें कि इस अनरिस्ट्रिक्टेड यूज से, क्योंकि ये हर रिवर ना कहीं कनेक्टेड होता है, इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, तो पानी पहुंचेगा ही। ब्यास का पानी सतलज में मिलेगा और फिर इंडस में पहुंचेगा, तो वो जा तो रहा है इंडस में। इस अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में ध्यान ये रखना है बस कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडस वाटर ट्रीटी को ही खत्म ना कर दे, या इस अनरिस्ट्रिक्टेड यूज से कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट ना आए। बाकी अपने इन वाटर को यूज करने के लिए इंडिया को पाकिस्तान से बात करने की, पाकिस्तान की परमिशन की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज मेंशन किया जाएगा, इस ट्रीटी में किया गया है। उसी तरह से वेस्टर्न रिवर्स के लिए, वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी हो गई, इंडस, झेलम और क्या, चेनाब। पाकिस्तान को बोला गया कि आप इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते हैं। अगेन यहां पर भी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ही सारा पानी पी जाएगा, इंडिया भी उसमें से कुछ पानी यूज करेगा। तो फिर कंडीशंस उसमें भी लगा दिए गए। और ये जो अलग अलग आर्टिकल्स मैंने यहां लिखे हैं, ये अलग अलग आर्टिकल्स, ये अलग अलग एनेक्चर इसी इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, एज पर दैट दे कैन यूज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स। तो ये जो वेस्टर्न रिवर्स है, इनमें पानी ज्यादा फ्लो होता है, जैसे ऑन एन एवरेज 99 बिलियन, और यहां पर ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है, 41। इसलिए 80:20 का रेशियो बनता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे फिर क्या हुआ कि एज पर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यह चीज भी डिसाइड किया गया कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाएगा, जिसको हम परमानेंट इंडस कमीशन बुलाएंगे। यह परमानेंट इंडस कमीशन परमानेंटली एग्जिस्ट करेगा, जिसकी मीटिंग साल में हर साल होगी, एनुअली मीटिंग होगी। हालांकि उरी अटैक के बाद से, पुलवामा अटैक के बाद से और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए 2019 से इसकी मीटिंग उतनी रेगुलरली नहीं हो पाई है। रिसेंटली 2022 में भी एक बार मीटिंग करने 23 में भी बैठे थे, बट पाकिस्तानियों के हालात सुधरते नहीं हैं, उनकी हरकतें नहीं सुधरती हैं, इसलिए मीटिंग रेगुलर नहीं हो पा रही है। पर इस परमानेंट कमीशन का पर्पस क्या था कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, डाटा शेयरिंग, डाटा एक्सचेंज चलते रहे, रिवर को लेकर, रिवर से रिलेटेड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर, और साथ ही साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो तो ये परमानेंट कमीशन बाईलैटरली बैठकर
इन डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले। मतलब परमानेंट कमीशन है, उसमें एक तरफ इंडियन डेलीगेट्स, दूसरी तरफ पाकिस्तानी डेलीगेट्स बैठेंगे और दोनों बैठकर डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे। अगर डिस्प्यूट और बढ़ गया तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेजर और बनाया गया कि इंटर गवर्नमेंटल लेवल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जब परमानेंट कमीशन से बात नहीं बनेगी तो इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे बात होगी, दोनों गवर्नमेंट के बीच बात होगी। डेलीगेट्स जो परमानेंट कमीशन से हैं उनके बीच बात नहीं हो रही तो इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे, और जब उस पर भी बात नहीं बनेगी तब ये लोग पहुंचेंगे कहां, वर्ल्ड बैंक के पास, कि वर्ल्ड बैंक मीडिएट करे और वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाए। अब ये न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी जो है, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी उसका जो अपील है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है वर्ल्ड बैंक के। ये भी फाइनल नहीं है, रिमेंबर दिस इज इवन नॉट फाइनल, इसके आगे भी अपील चलेगी, बट फिलहाल के लिए इंडस वाटर ट्रीटी में यहीं तक अपील का प्रोविजन है। अब इसके आगे अपील करना है तो इसके आगे अपील करने के लिए आप यूनाइटेड नेशंस जाइए, वियना कन्वेंशन जाइए, वर्ल्ड बैंक जाइए, अलग अलग रीजन जाइए। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इतने हद तक है कि पहले परमानेंट कमीशन में, वहां नहीं हुआ तो परमानेंट कमीशन से आगे निकलकर इंटर गवर्नमेंटल लेवल, वहां भी नहीं हुआ तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी या न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा वर्ल्ड बैंक का जो कि अपना अपील फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। इंडस वाटर ट्रीटी ने यह भी बोला कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो दोनों देशों के लिए जरूरी होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी परमिशन दोनों देशों को मिल रही है। जैसे हमने क्या बात की कि जो वेस्ट वाला रिवर है इंडस रिवर का, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, तो इस पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान को दिया गया है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पे काम नहीं कर सकता है, इंडिया इस पे अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। कैसे? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाएगा। अब जब ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाएगा तो यहाँ पे वो परमानेंट कमीशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मीडिएट करेगी कि ऐसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का जो वाटर शेयरिंग है उसको हार्म नहीं पहुंचे। कई बार डिस्प्यूट हुए हैं पर डिस्प्यूट सुलझा भी लिया गया है। आज हम डिस्प्यूट्स भी देखेंगे कि किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर क्या डिस्प्यूट हुआ था, बट दैट वाज रिजॉल्व्ड, वो रिजॉल्व कर लिया गया। पाकिस्तान को भी बोला गया कि पाकिस्तान भी अपने इंजीनियरिंग वर्क इंडिया के साथ हमेशा शेयर करेगा। फ्लड प्रोटेक्शन को लेकर भी दोनों देश आपस में एग्रीमेंट रखेंगे और किसी भी ऐसे टाइप का मटेरियल डैमेज एक दूसरे देश के लिए करने की कोशिश नहीं करेंगे, एज पर आर्टिकल 4 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि दोनों देशों में किसी भी टाइप का मटेरियल डैमेज फ्लड के वजह से हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने को अलाउड है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। कैसे डिसीजन लिया जाएगा? तो वो परमानेंट कमीशन डिसीजन लेगा। हर प्रोविजन बनाकर दिया गया था, पर दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन थे, उस रिलेशन की वजह से टाइम टू टाइम डिस्प्यूट्स या टाइम टू टाइम जो कुछ भी बातें हैं वो बातें होती रही। हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रोजेक्ट्स इन इंडस वाटर या इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरीज पर बेस्ड हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर। पहले जरा इसके इंप्लीमेंटेशन की कहानी देख लें, सक्सेस की कहानी देख लें। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांस बाउंड्री वाटर ट्रीटी में से एक माना जाता है। ट्रांस बाउंड्री वाटर ट्रीटीज में से, ट्रांस बाउंड्री क्योंकि तिब्बत और इंडिया और पाकिस्तान है, हालांकि तिब्बत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाइना इज नॉट ए पार्टी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है तो भी तो ट्रांस बाउंड्री हो ही गया। तो वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांस बाउंड्री ट्रीटी में है जिसने 1965 का वॉर, 1971 का वॉर जिसने हमने बांग्लादेश बना दिया, और 1919 का कारगिल वॉर, ये तीनों वॉर भी झेल लिया। इसने 26/11 का हमला झेल लिया, उरी पुलवामा अटैक भी झेल लिया। उसी टाइम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर एट द सेम टाइम। पानी और खून एक साथ सिंधु और उसकी नदियों में नहीं बह सकता है। यह बात पाकिस्तान को रियलाइज कर लेनी चाहिए थी पर नहीं रियलाइज किया, तो कल जाकर हमें यह एक्सट्रीम डिसीजन लेना पड़ा है, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा है। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एसेनहावर ने क्या बोला था, ये यूएस प्रेसिडेंट है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को ब्राइट स्पॉट बुलाया ग्लोबल डिप्लोमेसी में, कि इंडस वाटर ट्रीटी ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक ब्राइट स्पॉट है, एक वो चमकता पॉइंट है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे नेशन जिनका पास्ट और जिनका रिसेंट पास्ट या प्रेजेंट भी उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से इस ट्रीटी को मेंटेन रखा था, कल तक रखा था। पाकिस्तान की हरकत की वजह से इसको सस्पेंड करना पड़ रहा है। इवन दिस ऑल्सो एक्ट एज ए मॉडल फॉर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक।
जब भी यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक ऐसे किसी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात करता है तो मॉडल के रूप में क्या प्रेजेंट किया जाता है? इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अब हम प्रोजेक्ट्स पर आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक किशन गंगा प्रोजेक्ट काफी न्यूज में रहता है। किशन गंगा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि कौन से रिवर पर है? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी पर। जिस किशन गंगा की हम बात कर रहे हैं, किशन गंगा, इट इज अ रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। अब ये झेलम और चेनाब और इंडस, ये तो वेस्ट वाले रिवर हैं। तो जब यहाँ पे इंडिया ने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी पे बन रहा है, तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था। बट ऑब्जेक्शन करने से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया कि ये जो किशन गंगा रिवर है, जिसको पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से बुलाते हैं, राइट, ये इंडिया इस प्रोजेक्ट को बनाकर पाकिस्तान के जो इंडस वाटर ट्रीटी के राइट्स है उन ट्रीटी को हटा रहा है या उन ट्रीटी को नहीं रेस्पेक्ट कर रहा है। ये चीज पहुंच गई हेग में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने किसके फेवर में रूल किया? यस, इन फेवर ऑफ इंडिया। हालांकि कुछ कंडीशंस भी रखे थे, सर्टेन कंडीशन रखे कि इंडिया कुड डाइवर्ट ऑल द वाटर, इंडिया वाटर को डाइवर्ट कर सकता है, ऑल द वाटर, ये भी यूज किया गया था, बट कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशन वही कि रिवर की जो टोपोग्राफी है, रिवर का जो नेचुरल नेचर है, वो नहीं खत्म हो जाए। अदरवाइज इंडिया जो है किशन गंगा रिवर पर जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाटर को डाइवर्ट करके बना सकता है। मतलब जो डिसीजन है वो इंडिया के फेवर में आया विथ सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ। इसके अलावा दूसरे हम प्रोजेक्ट की बात करें तो एक प्रोजेक्ट है सलाल डैम प्रोजेक्ट, जो कि चेनाब रिवर पर बनाया गया है, अगेन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी, जिसको हम लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का बुला सकते हैं। सलाल डैम प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अगेन चेनाब रिवर पर। पाकिस्तान ने फिर से ऑब्जेक्ट किया, हालांकि ये सॉल्यूशन खुद आपस में ही निकल चुका था, इसके लिए कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो बगलीहार डैम प्रोजेक्ट, अगेन चेनाब रिवर पर है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे सिचुएटेड है एंड स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पाकिस्तान ने फिर से कंसर्न जाहिर किए थे, बट इंडिया ने अपना काम जारी रखा। एंड रिसेंट जो फिर से बात हुई थी टुलबुल प्रोजेक्ट की, जो कि वुलार बैरेज प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इट वॉज अगेन इन द न्यूज आफ्टर पुलवामा अटैक के बाद ये फिर से न्यूज में था। झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है, वुलार बराज प्रोजेक्ट के नाम से है, इसको टुलबुल प्रोजेक्ट भी बुलाते हैं। अगेन कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर के वाटर को स्टोर करना, नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाना, साथ ही साथ इरिगेशन, एग्रीकल्चरल और बाकी प्रोजेक्ट्स, बाकी बेनिफिट्स के लिए ये वुलार बैराज प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं, टुलबुल प्रोजेक्ट्स, रेटल, बगलीहार, किशन गंगा, सलाल डैम प्रोजेक्ट, जो कि झेलम और चेनाब इन रिवर्स पर बनाए गए हैं, जिसके वाटर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जाता है। बट फिर भी सिंस इंडिया यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने को अलाउड है, तो इंडिया ने इन प्रोजेक्ट्स पे अपना काम बढ़ाए रखा है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, क्योंकि कल जब इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड किया गया तो इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ेगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन का रोल भी आएगा। सबसे पहले हम किस इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करेंगे तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 which governs the interpretation and amendment and termination भी इसके अकॉर्डिंग हो सकता है of international treaties। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनके गवर्निंग पर, उनके अमेंडमेंट पर, मतलब क्या चेंज होगा, और उनके टर्मिनेशन पर किसका रूल, कौन सी कन्वेंशन एक्ट करती है, वो है वियना कन्वेंशन, इंक्लूडिंग इंडस वाटर ट्रीटी। मतलब हमारा इंडस वाटर ट्रीटी भी किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आएगा? वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आएगा, रिमेंबर इट। अब वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 60 ये अलाउ करता है टर्मिनेशन ड्यू टू मटेरियल ब्रीच, कि अगर कोई मटेरियल ब्रीच की कंडीशन होती है, सपोज पाकिस्तान कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करे जिससे इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स है पाकिस्तान और इंडिया के, वहां पे फ्लड आ जाए, वहां पे कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हो, ऐसे किसी मटेरियल ब्रीच के कंडीशन में, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना,
ऐसा कोई स्टेप ले जो मटेरियल ब्रीच के केसेस में आएगा, इस केस में इंडिया टर्मिनेट कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी को। आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग सस्पेंशन का राइट है जब कोई फंडामेंटल चेंज होता है सर्कमस्टांसेस में। सर्कमस्टांसेस में फंडामेंटल चेंज एज पर आर्टिकल 62 अभी यही एप्लीकेबल होने वाला है। जब ये चीज पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के पास लेकर जाएगा कि देखो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली कैसे सस्पेंड कर दिया, तो इंडियन डेलीगेट्स क्या बोलेंगे कि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 हमें राइट देता है कि दैट इफ एनी फंडामेंटल चेंज इज अकरिंग, अगर कोई फंडामेंटल चेंज हो रहा है सर्कमस्टांसेस में, जैसे टेरर अटैक, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इस केस में हम सस्पेंड कर सकते हैं। हालांकि ये कितना टिकेगा नहीं टिकेगा उस बात का अंदाजा हमें आर्टिकल 65 से लगेगा, क्योंकि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 65 पाकिस्तान को ये राइट देगा डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जाने का। सो ये 3 वियना कन्वेंशन के आर्टिकल्स ध्यान में रखिएगा आप एग्जामिनेशन के लिए, मेंस में आंसर लिखने के काम आएगा। आर्टिकल 60 टर्मिनेट करने के लिए, 62 सस्पेंड करने के लिए, और 65 के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सकता है वियना कन्वेंशन में। अपार्ट फ्रॉम वियना कन्वेंशन के अलावा बाकी कई और कन्वेंशंस भी हैं, कई और प्रोविजंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे यूनाइटेड नेशंस यूरोपियन काउंसिल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स। हालांकि इस चीज में याद रखना कि इंडिया एंड पाकिस्तान इसके सिग्नेटरी नहीं है। ये जो यूएनईसीई का कन्वेंशन है प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान उसके सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट तो पड़ेगा। आप सिग्नेटरी नहीं है किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन के, बट अगर आपको अपनी डिप्लोमेसी बनाए रखनी है तो आपको उसके सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या बोलता है कि 2 देशों के बीच कॉपरेशन बना रहना चाहिए, इक्विटेबल यूज होना चाहिए, एंड दिस इज इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल वाटर लॉ प्रिंसिपल एंड सो इन्फ्लुएंसिंग द इंडस वाटर ट्रीटी एज वेल, सिग्नेटरी नहीं होने के बाद भी। दूसरा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, पर फिर भी इसका भी सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन एंड नो सिग्निफिकेंट हार्म रिलेटेड टू वाटर्स, एंड अगेन ये अप्लाई होगा, इन्फ्लुएंस करेगा किसके इंटरप्रिटेशंस को, इंडस वाटर ट्रीटी के इंटरप्रिटेशंस को। सो वियना कन्वेंशन तो एप्लीकेबल होता है डायरेक्ट। ये दो जो है यूएनईसीई का कन्वेंशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ वाटर कोर्स, ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान रेटिफाई नहीं किया, इन्होंने सिग्नेटरी नहीं है, बट स्टिल इनका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो जब ये मैटर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगा तो क्या होगा आगे डेवलपमेंट, वो हम रिसेंट फ्यूचर में अब देखेंगे, आगे देखेंगे। नाउ वर्ल्ड बैंक के रोल पर आते हैं। जैसा मैंने तुमको शुरू में बताया कि वर्ल्ड बैंक, आफ्टर 5 मिनट्स योर क्लास, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इज इटसेल्फ, पहले इसने मीडिएट करने का काम किया, लेकिन सिर्फ मीडिएट करने का काम नहीं किया, वर्ल्ड बैंक इज ए सिग्नेटरी एज वेल। सो जब वर्ल्ड बैंक एक सिग्नेटरी है तो उसका एक लीगल रोल बन जाता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। तो अब आज के बाद से ये भी देखना होगा कि वर्ल्ड बैंक कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि अभी इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है, हमारी डिप्लोमेसी अभी स्ट्रांग है, काफी बढ़िया हालात पर है, बट फिर भी वर्ल्ड बैंक का रिएक्शन, वर्ल्ड के बाकी लीडर्स का रिएक्शन, कुछ का रिएक्शन तो हम देख चुके हैं, बाकी का रिएक्शन, चाइना अभी बाकी है, उसका भी तो इन जगहों पर अपना अपना शेयिंग है, अपना अपना हक है। तो क्या रिपक्शन आगे होने वाला है इंटरनेशनल, वो हम देखेंगे। एंड नाउ सो फाइनली वी विल डिस्कस कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट नहीं किया गया है, याद रखना सस्पेंड किया गया है, इमीडिएट सस्पेंशन हुआ है टेम्पररी पीरियड के लिए, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो पहला इंप्लीकेशन तो वही लीगल रिस्क होगा। लीगल रिस्क होगा किसको, तो वियना कन्वेंशन को लेकर, वियना कन्वेंशन को लेकर। और बाकी लीगल रिस्क क्या होगा कि आईडब्ल्यूटी जो है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, उसको टर्मिनेट करने का अपना कोई एक्सप्लिसिट क्लॉज नहीं है, वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टर्मिनेट करेंगे। इसका मतलब आपको टर्मिनेट करने के लिए जाना पड़ेगा वियना कन्वेंशन के पास। अब वियना कन्वेंशन में वहां बैठकर क्या डिसीजन होगा, दैट वी कैन सी, आगे हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के फेवर में हो, अगर वहां तक पहुंचे तो। रीजनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रांस बाउंड्री वाटर है, ये ट्रांस बाउंड्री वाटर मूवमेंट
इंडिया ने जैसे सपोज अभी डिसीजन लिया है कि हम रोकेंगे, और अचानक से कल को डैम बना के नहीं रुक जाएगा ये पानी, धीरे धीरे हमारे प्रोजेक्ट से वाटर को कंट्रोल किया जाएगा। एक स्ट्रिक्ट मैसेज भेजा गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सिविल को, कि अगर आपने एक्ट नहीं किया, आपने आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं किया, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अब भारत ऐसे डिसीजंस लेगा, ऐसे सारे स्टेप्स लेगा और आगे भी लेता रहेगा। पर इसका रीजनल एक इम्पैक्ट कहां पड़ सकता है? हमारे रिलेशन नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे रिवर्स पे रिलायंस करता है, डिपेंड करता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो इंडिया के रीजन से, इंडिया के स्टेट से फ्लो होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, या नेपाल से फ्लो होकर आने वाली रिवर जो इंडिया पहुंचती हैं बिहार उत्तर प्रदेश के डिफरेंट स्टेट्स में। सो एक रीजनल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, उसको कैसे डील किया जाएगा दैट वी विल सी। चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर, जिसका जो असम में, अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि चाइना ने कई बार थ्रेटन करने की या जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश की है, डैम बनाकर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाकर अरुणाचल के पास। अब उसके भी अपने प्रोविजंस हैं, अपने सिग्निफिकेंस है, कि चाइना डायरेक्टली एंटायर वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है ब्रह्मपुत्र के, लेकिन किस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और चाइना अगर ब्रह्मपुत्र में ऐसा कोई डिसीजन लेता है तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, उसको डील कैसे किया जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। हम इसको नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ऐसा एक इंपैक्ट सोच सकते हैं कि हो सकता है। एंड वाटर वॉर, वाटर वॉर्स मतलब पानी से लड़ाई नहीं, पानी के लिए लड़ाई। ये जो पाकिस्तान है, सो कॉल्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला नेशन और चाइना की गोद में बैठने वाला नेशन, इसके वजह से हो सकता है कि वॉर लाइक सिचुएशन बने। भारत देश, हमारा देश और हम सारे भारतवासी इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं कि जो कुछ भी होगा देश हित में वो फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल 1960 का हमारी धरोहर है। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने ये साइन किया था, हमने उसको मेंटेन करके रखा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल वॉर में भी मेंटेन करके रखा, उसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी मेंटेन करके रखा। 1971 के वॉर में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमने कई टेरर अटैक झेले पर हमने मेंटेन किया। पर टेररिज्म की एक लिमिट होती है, वी कैन नॉट टॉलरेट टेररिज्म। स्पेशली जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसमें पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना होगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसका पानी उसको मिलता रहे, पाकिस्तान की जनता को अपनी सरकार से बोलना पड़ेगा कि आप अब टेररिस्ट का साथ देना छोड़ें और पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट पे ध्यान दें। अपने झंडे में चांद लगा लेने से चांद पे नहीं पहुंच जाएंगे। हम चांद पर पहुंच गए और उन्होंने सिर्फ अपने झंडे पे चांद लगा रखा है, इससे कुछ नहीं हासिल होगा पाकिस्तान को। और अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो बिल्कुल ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर एट द सेम टाइम। तो फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जनता को याद रेडी रहना होगा कि इंडिया ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है, बल्कि उसको टर्मिनेट करने के लिए भी वियना कन्वेंशन हो या यूनाइटेड नेशंस, जहां भी जाने की जरूरत हो वहां जाएगा। यह प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के सेशन पर बेस्ड। स्क्रीन को पॉज करके आप इन क्वेश्चन का आंसर करो। ये दूसरा क्वेश्चन आज के लिए इंडस वाटर ट्रीटी पे यही था, राइट। एक बात हमेशा याद रखेंगे हम, सेशन को एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, कई बार क्लास में भी दिया है, कि पेशेंस की अपनी एक लिमिट होती है। भगवान श्री राम भी जब लंका जा रहे थे मां सीता को छुड़ाने के लिए, तो समंदर के पास बैठकर उन्होंने 3 दिन तक हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पथ मांगा था रघुपति सिंधु के किनारे बैठकर, समंदर के किनारे बैठकर। पर जब समंदर ने जवाब नहीं दिया था ना, तो भगवान राम ने अपना धनुष तीर निकाल लिया कि इस समंदर को ही सुखा देंगे। तब समंदर आता है, पांव पकड़ता है और उनको रास्ता देता है, बताता है कि इस तरह से यहाँ पुल बनाया जा सकता है। तो पेशेंस रखने का, संयम रखने की भी अपनी सीमा होती है, और उस सीमा को अगर कोई क्रॉस करे, जैसा पाकिस्तान बार बार क्रॉस करता है निर्दोष लोगों की जान लेकर, तो फिर बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, और उसके लिए हर भारतवासी को भी रेडी रहना चाहिए। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।